नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और मैं आपके लिए आज चैप्टर 4 ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। हम यहां NISM 5A एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम चैप्टर 4 डिस्कस करने आए हैं, जहां पर सेबी के क्या नियम कानून रेगुलेशंस हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, इससे रिलेटेड बातें हम आज करेंगे। इस चैप्टर में आप हमारे साथ सीखने जा रहे हैं कि रेगुलेटर्स कौन होते हैं, उनका क्या रोल होता है, सेबी किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। थोड़ा बहुत हम ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बारे में देखेंगे, ऑल्दो वो चैप्टर 6 में ज़्यादा डिटेल में कवर्ड है। सेबी एडवर्टाइजमेंट कोड, जहां से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर ग्रीवियंस और उसको कैसे रिड्रेस किया जाता है, ये इस चैप्टर में कवर्ड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एम्फी कोड ऑफ एथिक्स एंड एम्फी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज। चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं एक क्षमा मांगना चाहता हूं अपने ऑडियंस से कि काफ़ी दिनों बाद मैं रिकॉर्डिंग्स फिर से स्टार्ट किया हूं और आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन लेके आया हूं। बट अब हमने ये पूरा स्टडी मटेरियल रेडी कर लिया है एंड आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर इस चैप्टर में हम रोल ऑफ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 आइकन्स बने हुए हैं और ये 4 कंपनी के लोगो हैं। मेरे ख्याल से आप सभी पहचान पा रहे हैं कि ये कंपनीज कौन कौन सी हैं। पहला आपको दिख रहा है RBI का लोगो, जो कि इंडिया में रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम और मनी मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए। सेकंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है IRDA का, जो कि इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर है। तीसरा लोगो आप देख रहे हैं PFRDA का, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि इंडिया के पेंशंस मार्केट को रेगुलेट करती है। और ये लोगो तो आप सभी को ही जानते हैं, ये सेबी का लोगो है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। So the regulation in financial markets are driven by the need to safeguard the interest of the consumer. ये इतने सारे रेगुलेटर्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इनके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के अंदर में इनके कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं। एंड दीज रेगुलेटर्स ऑल्सो इंश्योर अ रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, which is actually very essential for the growth of our country and the economy. सो सेबी का रोल समझाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि क्यों रेगुलेटर ज़रूरी है। आप इमेजिन करो, आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हो और उस फुटबॉल मैच में कोई नियम कानून नहीं है। हम सब जानते हैं कि भाई पैर से किक मारना होता है और किक मार के गोल करना होता है। बट क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्लेयर बॉल को हाथ से उठा करके पूरे फील्ड पे दौड़ लगा दे और उसके बाद जा करके नेट में बॉल डाल के आ जाए और बोले कि गोल हो गया? क्या ऐसा करना संभव है? नहीं है। जैसे ही कोई प्लेयर अदर देन गोलकीपर अगर बॉल को प्लेइंग एरिया में हाथ लगाता है, संग संग एक रेफरी होता है जो कि सीटी बजा देता है और कहता है कि ये आपने फाउल किया है, ये आपने गलती की है, आपको इसकी पेनल्टी है या जो भी, राइट। तो सिमिलरली अगर आप एक गेम खेलना चाहते हैं तो उसके नियम कानून बनाना ज़रूरी है और नियम कानून को फॉलो करने के लिए, ये फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए एक रेफरी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिमिलरली हमारे म्यूचुअल फंड्स में भी भले ही बहुत सारे रेगुलेशंस बन गए हो, बट वो कौन होगा जो कि ये देख के बोलेगा कि भाई रेगुलेशंस फॉलो हुए कि नहीं? इसका काम है रेगुलेटर का, यानी कि सेबी का। तो सेबी का जो बनाने का मेन उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये सबसे पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि दे वांटेड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट सो एज टू इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ दिस मार्केट। सेबी जो है वह सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही नहीं बल्कि डिपॉजिटरीज को, कस्टोडियंस को और RTAs को भी रेगुलेट करता है। आप सोच के देखो कि अगर सेबी इन लोगों को रेगुलेट नहीं करता तो क्या स्टॉक मार्केट में बहुत ही डेलिबरेट स्पेकुलेशंस नहीं चालू हो जाते? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग्स नहीं होती? या लेट्स से म्यूचुअल फंड्स क्या बहुत ही एक्सेसिव रिस्क लेना नहीं चालू कर देते? या डेट सिक्योरिटीज के अंदर में इनएडिक्वेट कोलैटरल्स
के बेसिस पे ट्रेड होने चालू हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ हमारे इंडस्ट्री में नहीं होता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज को प्रोटेक्ट करता है सेबी। सेबी ने जब इनिशियली म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस की स्थापना की थी वह था साल 1996 का, और उस समय सेबी ने जो रेगुलेशंस बनाए से लेकर के आज जब मैं 2021 में आपके बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पूरे तकरीबन 25 सालों के अंदर में हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज हम जिस तरीके से अपने इंडस्ट्री को देख रहे हैं वो इंडस्ट्री आज से 25 साल पहले ऐसे नहीं थी। अगर आप चाहो तो आप किसी 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से कभी मिलो और उनसे पूछो कि पहले म्यूचुअल फंड में कैसे काम होता था और अब कैसे काम होता है। आप देखोगे कि समय समय से जैसे जैसे मार्केट में लूप होल्स दिखे, जैसे जैसे मार्केट में सर्टेन प्रॉब्लम्स दिखी, अबनॉर्मलिटीज दिखी, तब तब सेबी ने स्टेप इन किया और कुछ नियम कानून इस तरह से बनाए जिससे कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे और एट द सेम टाइम मार्केट्स का एक ऑर्डरली डेवलपमेंट हो सके। तो ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो सेबी ने किए, ये कोई एक समय की बात नहीं है, ये हर दूसरे चौथे महीने में हम देखते हैं कि सेबी की तरफ से कुछ नया रेगुलेशन आता है जिससे कि कुछ नए रिफॉर्म्स आ जाते हैं। पहला मैं दिखा रहा हूँ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जहां पर कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एनएफओ आने के समय में या एक ऑनगोइंग स्कीम के अंदर में आपको जो डिटेल्स देने होते हैं थ्रू एसआईडी, एनएसएआई एंड किम्स, all of that is a very standard document as prescribed by SEBI. सेकेंड जो हम आपको बता रहे हैं कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यह रेगुलेशन कुछ 2017-18 में आया था, जहां पर कि इसके पहले की दुनिया अगर मैं आपको बताऊं तो एक ही फंड हाउस के एक ही कैटेगरी के अंदर में मल्टीपल स्कीम्स हुए करते थे और उनके बीच में कोई समानता नहीं थी। मतलब कि एक फंड हाउस बोलता था हमारा लार्ज कैप का मतलब ये है, तो दूसरा फंड हाउस का लार्ज कैप का मतलब कुछ और होता था। तो इस सभी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए सेबी ने 2018 में यह रेगुलेशन लाया था। फिर ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, ऑन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स, कि भाई आपको अपना कब नैव डिस्क्लोज करना है, कब पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना है, ये सब के पीछे भी सेबी के काफ़ी सारे नियम कानून हैं। गवर्नेंस नॉर्म्स, सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज़, नैव एंड वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर, इन सब के पीछे सेबी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए जो कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस करती है। इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इन्वेस्टर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और लेट्स से ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, या सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो विच इज अ वेरी न्यू रेगुलेशन विच हैपेंड जस्ट अबाउट 2 years बैक, ऑल दीज आर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टेकन बाय सेबी। लोड्स, फीस एंड एक्सपेंसेस, अगर मैं एंट्री लोड हटाने के पीछे सेबी का पर्पस देखूं तो दैट वाज अ वेरी बिग रेगुलेटरी रिफॉर्म। एडवर्टीजमेंट्स, जो कि मैं आने वाले स्लाइड में आपसे भी बताने जा रहा हूं, उसमें सेबी ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं, ये सब हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स करने के पीछे फंड मैनेजर का हाथ रोकने के लिए सेबी ने कुछ कुछ दायरे बना दिए कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस। मतलब आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वह सुबह शेयर खरीद रहा है, शाम को शेयर बेच रहा है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है और उससे पैसे बना के दे रहा है। ऐसा म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड शैल नॉट एडवांस एनी लोन्स। म्यूचुअल फंड कोई बैंक नहीं है जो कि लोन्स देंगी। दे कैन ओनली सब्सक्राइब टू द डेट पेपर्स ऑफ द वेरियस कंपनीज दैट आर अवेलेबल इन देयर डेट स्कीम्स। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपके जो स्पॉन्सर हैं या उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनकी ग्रुप कंपनीज के अंदर में अनलिस्टेड शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं लगा सकते। सिमिलरली अगर आपके स्पॉन्सर जो हैं वो लिस्टेड कंपनी भी अगर है तो उसके मैक्सिमम 25% ऑफ द नेट एसेट्स तक ही पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम लगा सकता है। म्यूचुअल फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स शैल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ अ कंपनीज पेड अप कैपिटल। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड, उनके पास में इक्विटी में लेट से कम 20 रकम की स्कीम्स हैं, तो क्या वह अपने हर स्कीम के अंदर में लेट से एक पर्टिकुलर कंपनी का 5-5% शेयर खरीद ले और इफेक्टिवली उन 20 कंपनी
उन 20 स्कीम्स को मिला करके उस टोटल कंपनी का ओनरशिप ले ले, क्या सेबी अलाउ करेगा? आंसर इज नो. अंडर ऑल इट्स स्कीम्स अ म्यूचुअल फंड scheme cannot hold more than 10% of a company's paid up capital. The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in the equity shares of a single company or in the debt instruments of a single issuer. Right? ELSS notification के अनुसार at least 80% of the total invested money has to be in equity and equity linked securities. सिमिलरली बैंक्स जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में अगर पैसे पार्क करने जाती हैं तो दे कैन नॉट डू मोर देन 15% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम इन सच शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, वो है सेबीज एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम क्यों किसी स्टार सेलिब्रिटी को किसी म्यूचुअल फंड का एंडोर्समेंट करते हुए नहीं देखते. हालांकि लास्ट 2 साल में कुछ नियम कानून चेंज हुए हैं जिसके वजह से आप हमारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को देखते हैं जो टीवी पे आकर के म्यूचुअल फंड सही है का ऐड करते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि एक शाहरुख खान या सचिन तेंदुलकर आकर के बोलता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करिए. कौन से रोकता है? अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखोगे तो आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर स्क्रीन पे आके अविवा लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स को खरीदने के लिए एक भरोसा दिलाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कभी किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखते कि वो कोई एक पर्टिकुलर स्कीम को आके एंडोर्स करे. तो उसको रोकने वाला कौन है? तो इन सब के पीछे जवाब है सेबी. सेबी ने जो परमिट किया है वो है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एट इंडस्ट्री लेवल. राइट? अगर मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ एंडोर्समेंट्स करने हैं तो उसके लिए मैं सेलिब्रिटी को हायर कर सकता हूं. अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस इंक्रीज करनी है जनरल पब्लिक के बीच में तो उसके लिए हम सेलिब्रिटीज को अपॉइंट कर सकते हैं, बट द सेलिब्रिटीज शुड नॉट promote a scheme of a particular mutual fund. For example, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड का एंडोर्समेंट कोई सेलिब्रिटी आकर के टीवी पे या कहीं पर भी नहीं कर सकता है, लेकिन वही सेलिब्रिटी आकर के बैलेंस एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी का एंडोर्समेंट जरूर कर सकता है. द परफॉर्मेंस एडवर्टीजमेंट्स जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स बताते हैं जगह जगह पर अपने ब्रोशर्स पर या लेट्स से बैनर्स पर, तो उसके अंदर भी सेबी ने बता दिया कि आप उसके अंदर में अगर रिटर्न्स दिखाओगे तो आप रिटर्न्स सिर्फ अपना 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न ही दिखा सकते हो. माने कि आप अगर आपने पिछले 4 महीने में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और आप सिर्फ वही चमका रहे हो कि देखो कोविड से रिकवरी के बाद 4 महीने में हमारी स्कीम ने 50% रिटर्न दिया है, ऐसा एडवर्टीजमेंट कोई म्यूचुअल फंड हाउस नहीं कर सकता है. आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को हाईलाइट करते हो तो सेबी कहता है कि आप उसी सेम फंड मैनेजर द्वारा मैनेज्ड बाकी सारे फंड्स के परफॉर्मेंस को भी बताना जरूरी है. मतलब ये नहीं कि आपका जो स्कीम चल रहा है आपने सिर्फ उसका परफॉर्मेंस बता दिया, लेकिन उसी सेम फंड मैनेजर ने अगर किसी दूसरे स्कीम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो आप उसको छुपा दोगे. ये चीज से भी अलाउ नहीं करता है. सो यू हैव टू टेल योर परफॉर्मेंस ऑन इन टर्म्स ऑफ 1 year, 3 year, 5 year एंड सिंस इंसेप्शन एज वेल एज द रिटर्न्स with respect to the scheme's benchmark. इन्वेस्टर्स को सेबी ने बहुत सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिए हैं. राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप कि आपके पास में यूनिट्स आते हैं एंड आप उन यूनिट्स के मालिक बनते हो. आप जब चाहो आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हो बाय जस्ट साइनिंग अ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वेस्ट. इसके लिए आपको अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्टर कैन वेरी वेल अपॉइंट नॉमिनीज. सो नॉमिनीज अपॉइंटमेंट का मतलब ये हुआ कि हम मैक्सिमम 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं एक फोलियो के अंदर में. अगर किसी इन्वेस्टर को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में लोन देने की जरूरत है तो वह चाहे तो अपने यूनिट्स को बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फाइनेंशियल हाउस के पास में जाकर के अपने यूनिट्स को वो लियन कर सकता है, प्लेज करके आ सकता है. इसके अलावा अगर किसी इन्वेस्टर के पास के कुछ ग्रीवियंसेस हैं तो उनको रिड्रेस करने का भी सिस्टम बताया गया है. एंड मजे की बात यह है कि अगर मान लीजिए, एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स कैन टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी.
सो अगर आप समझ लीजिए कि 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स ने आकर के लाल झंडा लगा दिया और कहा कि नहीं, हमें इस म्यूचुअल फंड हाउस के डीलिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको बंद करिए, तो वह म्यूचुअल फंड हाउस बंद हो सकता है। या फिर 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स कैन एक्चुअली पास अ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप अ स्कीम। मान लीजिए कोई 2-4 स्कीम्स के अंदर में कुछ गलत काम हुए और उसके इन्वेस्टर्स, उसके यूनिट होल्डर्स अगर उससे अग्रीव्ड हैं, तो वह आकर के इस पे एक वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम का मोशन पास करके उस स्कीम को बंद भी कर सकते हैं। आगे अगर मैं इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म बताऊं, तो हर एएमसी के पास में एक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर होता है, एंड अगर किसी भी क्लाइंट को या यूनिट होल्डर को कोई भी ग्रीवियंस है, कंप्लेन है, तो उनका काम होता है कि सबसे पहले इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में जाए और जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज कराए। जनरली इन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर के अंदर के जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, दे आर टेकन अप वेरी सीरियसली एट द सीनियर लेवल ऑफ द एएमसी। बट अगर वहां से जो रेजोल्यूशन आया उससे अगर यूनिट होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड, देन ही कैन वेरी वेल राइट अ कंप्लेन टू सेबी, राइट। तो सेबी को कंप्लेन डालने के दो तरीके होते हैं। आप सेबी ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं स्कोर्स। अगेन ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स का फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, राइट। सो ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम है, जहां पर कि कोई भी इन्वेस्टर जाकर के, मैंने लिंक दे रखी है scores.gov.in में जाकर के अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है, और कंप्लेन दर्ज करने के बाद में ही कैन क्लियरली सी कि उस पर क्या एक्शन लिया गया है और क्या उसको रिड्रेसल दिया गया है। यदि अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं, मैं ऑनलाइन सिस्टम नहीं समझता हूँ, तो वह चाहे तो फिजिकल एप्लीकेशन सेबी की ऑफिस में जमा कर सकता है, जिससे कि सेबी के ऑफिशियल्स जो हैं उसको स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर देते हैं। एम्फी ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ द एएमसीज एंड ट्रस्टीज। सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है और एम्फी ने कोड ऑफ एथिक्स बनाया है। एम्फी का कोड ऑफ एथिक्स इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द एएमसी in their regular operations and in terms of their dealings with the investors, intermediaries and the public. इसके अलावा एम्फी ने इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए अग्नि बोल के गाइडलाइंस बनाई हैं। अग्नि का फुल फॉर्म होता है एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। सो ये इसके अंदर में बहुत कुछ बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं, एंड एवरी इंटरमीडियरी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द गाइडलाइंस सेट बाय एम्फी। सो दोस्तों, यहीं तक हमारा अभी तक का डिस्कशन था इस चैप्टर पर। अब मैं आप लोगों के साथ में इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करता हूं। पहला सवाल है कि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन है एम्फी, एएमसी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। नो। सो द राइट आंसर इज सेबी। सेबी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड्स कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस। इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डू इंट्राडे सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बट दे कैन डेफिनेटली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन अ डिलीवरी बेसिस। थर्ड क्वेश्चन है कि ईएलएसएस स्कीम को ईएलएसएस रहने के लिए उसको कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, शेयर्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स? आंसर इज मिनिमम 80% इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि जितने स्टेटमेंट्स बताए गए हैं उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं? तो क्या सेलिब्रिटी एनएफओ को इंडोर्स कर सकता है? आंसर इज नो। क्या सेलिब्रिटी कोई ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम को इंडोर्स कर सकता है? अगेन दी आंसर इज नो। क्या सेबी ने परमिट किया है कोई इंडिविजुअल स्कीम को प्रमोट करने का? आंसर इज नो। सो सेबी ने क्या परमिट किया है? सेबी ने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट परमिट किया है एट एन इंडस्ट्री लेवल। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आखिरी सवाल है कि इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू स्पेसिफाई हाउ मेनी नॉमिनीज। मैंने आपको बताया था कि आप 3 नॉमिनी स्पेसिफाई कर सकते हो। सो दोस्तों, यही था चैप्टर नंबर 4। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जैसा कि मैं आपको अपने पिछले तीनों वीडियोज़ में बताया हूँ कि आप कोई भी चैप्टर को अगर प्रॉपरली एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहें तो आप एनआईएसएम के वर्कबुक को जरूर से रेफर करिएगा। हमारा ये प्रेजेंटेशन एक एफर्ट है
to help you connect well for the exam, to prepare well for the exam. दोस्तों मेरे पास में काफ़ी सारे सजेशंस आए थे पिछले 6 महीनों में कि उनको हमारा वीडियोस अच्छा लगा था और वो चाहते थे कि और फर्दर वो ट्रेनिंग्स कर सकें हमारे साथ में। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छी सुविधा तैयार की है जहाँ पे हमने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी बनाया है। सो वह चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ ईमेल आईडी, आप उस पर अगर हमें ईमेल कर दें तो हम आपको उन चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का भी लिंक प्रोवाइड कर सकेंगे। सो अभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5 में। थैंक यू सो मच।